So it's a series of talk that we began under the umbrella of our theme. So the theme is reclaiming the glorious past of Lyari. तो उसमें पहली जिम्मेदारी और पहला काम हमारा ये है कि हम उन लोगों को आपसे मुतारिफ करवाएं जिनको आप नहीं जानते. तो बहुत पहले की Lyari जिसको आप of course you don't know, तो वो आपको बताएंगे कि जो शानदार माजी था Lyari का वो कैसा था, किस तरह के लोग थे और Lyari ने कौन से लोग पैदा किए और उन्होंने दुनिया में कौन कौन से फील्ड्स में अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस दी. ये 3 से 4 पॉइंट्स हैं जिन पर हम जिनको बुलाएंगे तो वो इस पर रोशनी डालेंगे. So today's guest is Sir Waheed Noor. वहीद नूर साहब आप पेशे से तो एक वकील हैं, इज अ लॉयर, लेकिन इनकी वजह शोहरत इनका पेशा नहीं, इनका पैशन है जो कि शायरी है. And he has written a book in 2017, यानी 2017 में उन्होंने किताब लिखी थी सुकूत बोल पड़ा, The peace has broken, silence has broken. तो वो पूरा एक शायरी का मजमुआ है. And my God, your teacher Sir Umair is a big fan of him. और मेरे अलावा जो जो इनकी किताब पढ़ते हैं तो वो भी इनके फैन हो जाते हैं. इनकी शायरी में वो दम है, वो जोर है. बहरहाल आप उसकी झलकियाँ हम देखेंगे आज. तो इनका ताल्लुक Lyari से है और ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं. तो पसमानदा तबकों के जो लोग हैं उनके बारे में अगर आवाज़ उठानी होती है तो वहीद नूर साहब सफ़े अव्वल के लोगों में शामिल हैं. He has a voice, a firm voice for the community. तो आई होप सर मैंने जस्टिफाई किया आपके तारुफ के साथ. तो बस कुछ सवालात हैं, हमने कहा आपसे पूछ लें. तो हाउ यू फीलिंग? पहले सलाम दो, कुछ आप बताएं अपने क्या महसूस कर रहे हैं. बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा. बच्चों आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो, क्योंकि 8 और 9 के जो स्टूडेंट होते हैं ये वो दौर होता है, ये वो उम्र होती है जब दिमाग की जहन की जो है किरणें खुलने लगती हैं. तो यही वो वक्त होता है कि आप जो देखते हो, आप जो करते हो, वो ज़िंदगी भर आपको याद रहता है. थैंक यू सो मच फ्रेंड फाउंडेशन, थैंक यू उमैर, आपने मुझे ये सब. तो सर बहुत सिंपल है कि ये बच्चे उस दौर में पैदा हुए हैं जो Lyari का एक ट्रॉमाटाइज्ड दौर था, जब मीडिया अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा था कि किस तरह हमारे लोग बाहर ना जा सकें और बाहर के लोग अंदर ना आ सकें. तो ये उस जनरेशन में से ताल्लुक़ रखते हैं. तो आप बताइए कि जो Lyari हम नहीं जानते या जो बच्चे नहीं जानते वो कैसा Lyari था और किस तरह के लोग थे, माहौल क्या था, थोड़ा सा पस मंज़र बताइए. बहुत शुक्रिया बेटा. ये जो Lyari जहाँ हम सब रहते हैं, आप में से कितने लोग हैं जो Lyari के अंदर रहते हैं, Lyari नहीं रहते हैं? ये यानी कि 99.9% लोग Lyari के ही हैं, और जो नहीं भी होंगे एक आध मतलब वो ओल्ड टाउन के आसपास के होंगे. तो ये वो इलाका है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि पूरे पाकिस्तान में, मेरा दावा है, मेरा यकीन है और मेरा ईमान है, ये पूरे पाकिस्तान में अगर ढूंढा जाए कोई 1700-1800 एकड़ का एक ऐसा इलाका जहाँ इल्म और सकाफत और फन और खिदमत और किसी भी हवाले से ऐसी ऐसी नामवर हस्तियाँ रही हैं जिनके आज भी हम उनका नाम लेते हैं. हम क्या पूरे कराची, पूरा सिंध, पूरा पाकिस्तान उनका नाम लेता है. तो Lyari ने ऐसे ऐसे लोग पैदा किए. आप लोग बहुत खुश नसीब हो कि आप लोगों का ताल्लुक इस ज़रखेज़ खित्ते के साथ, जिसका नाम Lyari है. Lyari समाजी खिदमात के अजीम बाब रखता है. Lyari जंग रखता है, रबाब रखता है. Lyari अपनी आंखों में दरख्शां खाब रखता है. हम सब अगर मैं बात करूं समाजी खिदमात की, तो आप मुझे बताइए कि पूरे पाकिस्तान में अब्दुल सत्तार ईदी से बड़ा कोई आदमी है जो कि हमारे बराबर में रहता था? अगर मैं बात करूं मौसीकी की, तो अब्दुल सत्तार बलोच हो गए, या कि ज़हूर खान ज़ेबी जैसा बंदा हो गया जिसने एक ऐसी धुन बनाई, एक ऐसा गाना तख्लीक किया जिसकी कॉपी हिंदुस्तान के सबसे बड़े मौसीकार, जिसे वो आज अपना अजीम तरीन मौसीकार कहते हैं, उसने कॉपी किया और हिंदुस्तान के सबसे बड़े अदाकार में फिल्माया गया. वो गाना Lyari में बनाया था. अगर हम
शेर व अदब की बात करें तो यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी और अजीम हस्तियाँ रही हैं कि आपको बताता हूँ कि नून बिन दानिश का क्या किरदार रहा है। वो कितने बड़े शायर हैं कि मैं एज अ शायर आज भी जब कहीं जाता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि ये नून बिन दानिश साहब आजकल कहाँ होते हैं, इतने बड़े शायर थे। आजकल वो अमेरिका में होते हैं। वही ड्रामा जैसा कि मेरे भाई ने जिक्र किया उमेर का, उन्हीं दौरान वो आज से 20 साल पहले लियारी छोड़ करके अमेरिका मूव कर गए। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि लियारी के हालात और वाक़ियात से दिल बर्दाश्ता हुए, या कोई थ्रेट्स थी या कोई भी ऐसे मसला था उनके साथ, क्योंकि लियारी जितना अजीम और दरख्शा माजी रखता था, लियारी के उसी दरख्शा माजी को, उसी सियासी शऊर को, लियारी के उसी जज्बे को, उसी जुनून को किल करने के लिए एक ऐसा माहौल लियारी में बनाया गया कि लियारी 10-12-15 साल तक जो है फिर दोबारा संभल नहीं सका उस तरीके से। लेकिन हम भी तो लियारी वाले हैं ना, कि जुल्म और जबर बला सही, मेरा हौसला भी कमाए। तो लियारी में जैसे ही एक एनवार के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ, एक ज़बरदस्त किस्म की कार्रवाई हुई और ऐसे ये साफ हो गया लियारी के जैसे पता ही नहीं था कि यहाँ पे पहले क्या था। लेकिन उसके असरात हम आज भी महसूस करते हैं, हमारे लोग महसूस करते हैं। मैं उन दिनों में देखता था जब बच्चे आपस में खेलते थे, एक बच्चा बोलता है कि मन उजेरा तो पप्पू है, मैं तो बिल हैक कर गई, बीच में एक असलम चौधरी का किरदार। मतलब ये लोगों के आइडियल हुआ करते थे। बच्चे इनको आइडियल बना के गेम चोर पुलिस का खेलते हैं। इनके आइडियल ये नहीं होने चाहिए थे। यही वो मामला है, यही वो चीज़ है जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग समझें। हमारा आइडियल लाला लाल बख्श रिंद होना चाहिए, जिसने लोगों को जो है तबकाती निज़ाम के खिलाफ बताया कि क्या है, लोगों की सियासी जद्दोजहद के हवाले से बताया आपके सियासी हुकूक क्या हैं। हमारा आइडिया अली मोहम्मद शाहीन होने चाहिए। अगर प्रोफेसर अली मोहम्मद शाहीन की किताब, मैं कहता हूँ 200 से करीब ज़्यादा इनकी किताबें हैं, आप उनकी बहुत बड़ी खदमात हैं। पूरे कराची में कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, इसी लियारी में, इसी मौलवी उस्मान पार्क के पास, उस्मान पार्क, मौलवी उस्मान पार्क के पास उनका घर था, वहाँ के घर में आते थे। क्यों आते थे? क्योंकि वो 1 रुपया पैसा नहीं लेते थे। लेकिन SM लॉ जैसे महंगे तरीन लॉ कॉलेज के स्टूडेंट भी अपनी वहाँ की क्लासेस छोड़ करके लियारी में आया करते थे शाहीन साहब से पढ़ने के लिए। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए वो कितने बड़े आदमी थे, कितने बड़े आलिम थे। और 10 साल तक उन्होंने फ्री लॉ एजुकेशन, 10 नहीं सर, ज़्यादा फ्री लॉ एजुकेशन उन्होंने दी है। बिल्कुल। तो सर अब ये बताइए कि लियारी का जो माजी था म्यूज़िक में, हम एक हैसियत रखते हैं पूरे कराची में या पूरे पाकिस्तान में, हम स्पोर्ट्स में एक हैसियत रखते हैं। नून बिन दानिश साहब का आपने जिक्र किया, तो एजुकेशन में इस फ़नून और लतीफ़ा में हम इतने आगे हैं। तो आजकल के जो बच्चे हैं, इनके जहनों में ये सवालात होते हैं कि फिर वो कहाँ गए, इनको कंट्रीब्यूशन इतना, मीडिया ने उनको क्यों इतना प्रोजेक्शन नहीं दिया जिसको देना चाहिए था, और उसकी जगह बैड गाइस को ज़्यादा प्रमोशन मिली, उसकी क्या वजह है? मोमेंट मीडिया का मामला अलग है और फिर हमारे साथ तो और भी ज़्यादा अलग है। एक तो ये कि मीडिया को मसालेदार खबरें ज़्यादा पसंद है। मीडिया चाहता है कि लियारी में धमाका हो तो उसको मैं फ़ौरन दिखाऊँ, लियारी में कहीं फायरिंग हो रही है तो उसकी फ़ौरन जो है ये शोर शराबा करके बताया कि देखो क्या हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन उसी लियारी में अगर एक लियारी लिटरेचर फेस्टिवल होता है तो कोई मीडिया उसको नहीं दिखाता। उसी लियारी में किरण फाउंडेशन एक बेहतरीन प्रोग्राम इनका इनकाद करती है, कभी वो मीडिया नहीं दिखाता। यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी अजीम हस्तियाँ आई हैं, उन्होंने लेक्चर दिए हैं, स्टूडेंट से खिताब किया है। इसी लियारी में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ रही हैं जो ज़माने में लियारी गढ़ रहा है उसका, अब वो सब चीज़ें मालूम होती जा रही हैं। आपका सवाल, आप लोगों के खदशात बिल्कुल दुरुस्त है कि अब वो बात क्यों नहीं रही, क्योंकि हम एक ट्रॉमा से निकले हैं। हमने अपने 12-14 साल जो है इस तरीके से गुजारे हैं कि उससे रिकवर होने में हमें थोड़ा थोड़ा वक्त लगेगा। ये लियारी वाले हैं, ये बड़े बाहिम्मत और जज्बे वाले लोग हैं। मुझे यकीन है, मुझे उम्मीद है कि हम दोबारा फिर अपने उसी लियारी को दरियाफ्त करेंगे जो आज से 15 साल पहले का लियारी था, जिसमें मैं अपनी माँ का हाथ पकड़ के बचपन में जब जाता था तो लियारी में औरतों की एक कतार हफ्ते की रात को जाती थी शादियों में। हम भी साथ हुआ करते थे। एक शादी में गए, फिर वहाँ से दूसरी कभी ले आए, सिंगूर गए, रेक्सर गए, यहाँ गए। वहाँ पे हम जब जाते थे अपनी माँओं के साथ, अपनी बहनों के साथ,
तो बड़ी कमाल उस ज़माने में सिंगर्स हुआ करती थी, फीमेल आर्टिस्ट सिंगर, ज़ुलेखा कोयल, आमना तूती। अब जब आप देखें कि लियारी में एक फीमेल सिंगर नहीं है बलूची की, लियारी क्या बल्कि बलूचिस्तान भर में भी नहीं है। तो और इसी तरीके से अगर दिल्ली कम्युनिटी में भी देखा जाए तो वो जो एक ज़माने में कच्चियों में हम कहते थे शादियों में और रेलगाड़ी आई, बम्बई रोमाल आ गई और ये गाना और वो सारी चीज़ें, अब ये सारी ये रस्म रिवाज, ये गाने, ये गीत, ये तकलीफें अब ख़त्म होती जा रही हैं। अब कोई कच्ची गीत नहीं बन रहा है, अब कोई जो है बलूची तरीके से आर्टिस्ट सामने नहीं आ रहा है। आते हैं, काम हो रहा है, बहुत हो रहा है, लेकिन मयार वो नहीं है जो हमारे अजदाद छोड़कर गए हमारे लिए कि आपको अपना मयार ये मेंटेन रखना है। एक शायर था, उसका नाम था मुराद साहिर, बलूची का। पूरा बलूचिस्तान उसको अपना मतलब बलूची का एक बड़ा शायर मानता है और हम कितने खुश नसीब हैं कि उसका ताल्लुक भी लिया था। फैज़ मोहम्मद बलोच, जिसका गाना पूरी दुनिया गाती है, जब वो गाना गाता था तो लोग थिरक उठते थे। पाकिस्तानी फिल्मों ने कई गाने उनके कॉपी किए, कुश्ता मना बुला, बागे बुलबुला और ये और फलाना, पूरी दुनिया में लैला और लैला। वो कौन थे? वो लियारी से ताल्लुक रखते थे। तो अब भी आएंगे, लियारी में कमी कभी नहीं होगी। लियारी तो एक बहता दरिया है, लियारी तो एक आबशार है। लियारी में आते रहेंगे लोग, जाते रहेंगे, लेकिन खुश कभी नहीं होगा। जिस टोन पे अपनी बात खत्म की है लियारी पर, तो मैं चाहूंगा कि अगर आपने कुछ लिखा है लियारी पर तो वो सुना दे बच्चों। मैं लियारी लियारी से आके मिलो, मैं लियारी लियारी से आके मिलो, बोली इंसानियत की मेरी हर ज़बान, मेरा हर बोली इंसानियत की मेरी हर ज़बान, मेरा मैं इसको जरा देख लूँ मोबाइल से। मैंने अचानक मुझसे पूछा तो मुझे मोबाइल में देखा बच्चों, आई होप कि आप इंपॉर्टेंट नेम्स नोट डाउन कर रहे हैं। प्लीज नोट डाउन इंपॉर्टेंट नेम्स एंड देयर इम्पोर्टेंस। इनका फोन ऑफिस में है। ओके, मैं कोशिश करता हूँ जी, नहीं तो फिर हम तब तक आपका फोन आता है, तब तक एक और क्वेश्चन। ठीक है। हाँ जी सर। एक फोन सर्कुलेट कर रहा था कि इसका हाँ, तो इनका है, वो इनका है। अच्छा सर, उस ज़माने में यानी कल परसों रज़ा साहब भी आए थे, तो उन्होंने स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र किया था कि उस ज़माने में जैसे लेनिनग्राड आपका, उसमें स्टूडेंट्स की तरबियत होती थी पॉलिटिकली, और फिर स्ट्रीट स्कूल में शाम को यही स्टूडेंट पढ़ाते भी थे। तो ये जो एजुकेशन का माहौल था, स्टूडेंट्स का जो माहौल था, या स्टूडेंट्स का जो कंट्रीब्यूशन रहा है लियारी में, वो क्या था? और आज के जो बच्चे हैं ये उस चीज़ से महरूम हैं, तो ये किस तरीके से इनको इंसाइट होते हैं? मैं उमेर इसका बाकायदा हिस्सा रहा हूँ, जो आपने बताया कि ये जो माहौल रहा है। हम लियारी में सिंगू लेन में हमने एक सीवीओ बनाई थी वाइस के नाम से, एक सीवीओ थी, हम वहाँ पे काम करते थे। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स होते थे, स्ट्रीट चाइल्ड और नेगलेक्टेड चाइल्ड्स के हवाले से वहाँ पे एक प्रोजेक्ट था, हम उस पर भी काम किया 2 साल, मैंने भी उसमें काम किया। तो हमने पढ़ाया लाला सरहदी, कौन सा सिंगू, साले मोहम्मद सरहदी स्कूल, साले मोहम्मद सरहदी स्कूल में बाकायदा इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस होती थी। और ये जो फिक्री नशिस्तों की तरह हम वहाँ पे बैठते थे, 15-20 बच्चे होते थे और उनमें हम 2 लोग सेलेक्ट करते थे, वो आके मौजू बताते थे कि आज का मौजू ये होगा। हम जो है कभी सियासत पे, कभी अदब पे, कभी तारीख पे, कभी मज़हब पे हम बात करते थे और लियारी के लोग जो है क्वेश्चन करते थे। अब ये वही लोग हैं जो हम मिलके उस ज़माने में छोटे छोटे, जब 17-18 साल के थे, मतलब ज़्यादा बड़े नहीं थे। आज मैं नबी बख्श को मैं देखता हूँ तो वो एजुकेशन में है, काम कर रहे हैं, सेक्रेटरी हैं, क्या है एजुकेशन में। अगर आज मैं देखता हूँ अकरम बलोच को, जो हमारे साथ उस ज़माने होते थे, वो एक बड़े सहाफ़ी हैं, कैपिटल टीवी से उनका ताल्लुक है, सब उनको जानते हैं। तो बहुत खूबसूरत माहौल था लियारी में। बम्बासा स्ट्रीट में लोग बैठ के पढ़ा करते थे बगदादी में, और लोगों को पढ़ने की भी बहुत ख्वाहिश थी, क्योंकि ये मजदूरों की बस्ती थी, मेहनत कशों की बस्ती थी, गरीबों की बस्ती थी। लोग इतना तालीम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जो अफोर्ड कर सकते थे वो बड़ी जगह आला इदारों में नहीं भेज सकते थे, ना ही उन गार्डन तक नहीं भेज सकते थे, क्योंकि आना जाना, किराया, ये वो फलाना, तो लोग ज़्यादातर अपने बच्चों को काम में लगा देते थे। लेकिन हमने कोशिश की, उस ज़माने में भी हमने 200 बच्चों को तैयार किया, उन्हें पढ़ाया, उन्हें 5 क्लास तक, उसके बाद फिर उनको आगे किसी और के हवाले कर दिया इदारे के। वो अब तक हमें देखते हैं और बताते हैं कि सर आप लोगों की वजह से आज हम यहाँ पे पहुँचे।
ایک ٹیگ جو لیاری کے نام کے ساتھ لگا ہے ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں which I do not want to mention. ہوں۔ اس ٹیگ سے پہلے لیاری کس نام سے جانا جاتا تھا؟ لیاری اپنے فن سے جانا جاتا تھا، لیاری اپنے ادب سے جانا جاتا تھا، لیاری اپنی جو ہے سیاسی شعور سے جانا جاتا تھا۔ ایم آر ڈی کی تحریک جو کہ ایک عامر وقت کے خلاف تھی، اس تحریک کی بنیاد لیاری سے رکھی گئی۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں بھی جب کچھ ہوتا تھا تو وہ یہاں لوگ یہاں پہ آتے تھے۔ اچھا ہے آج کل وہ یہ سب یہاں نہیں آتے، وہ جو کرتے ہیں اپنے یہاں کرتے ہیں۔ پہلے بلوچستان بھی کراچی کو متاثر کرتا تھا، کراچی بھی بہت سے معاملات میں انوالو ہو جاتا تھا، لیکن کراچی کی شناخت لیاری، جب سندھ کا دل کراچی ہے نا تو کراچی کی روح لیاری میں بستی ہے، یہ بات حقیقت ہے۔ تو لیاری نے میں نے آپ کو کہا کہ ادب کے حوالے سے، سیاسی شعور کے حوالے سے اور فن کے حوالے سے اور ثقافت کے حوالے سے، ڈائیورشن کے حوالے سے لیاری جیسا علاقہ پورے پاکستان میں نہیں۔ تو ابھی میں لیاری سے آ کے ملو، بولی انسانیت کی میری ہر زباں، میرا ہر لفظ الفت بھرا ایک جہاں، خوشبوئے فن سے دھرتی معطر میری، ساز سے پر میرا گھومتا آسماں، میں وہ تصویر جس میں ہر ایک رنگ ہے، میں وہ دنیا نہ جس میں کوئی جنگ ہے، فاختائیں میری پرچموں کے نشان، مہرباں مہرباں میں سبھی کا جہاں، سندھی میری زباں، کچھی میری زباں، او بلوچی کی بھی چاشنی تم چکھو، میں لیاری سے آ کے میں لیاری سے آ کے ملو۔ بھائی ابھی ہم فلور کو اوپن کرتے ہیں، تو کوئی سوال، کوئی کامنٹ، کوئی بات، تاکہ یہ انٹریکٹیو رہے۔ تو وہی صاحب ابھی ہمارے ساتھ ہیں، تو آپ بتائیے آپ کے ذہنوں میں اگر کوئی سوال، کوئی بات ہے۔ ایون سر یو کین آلسو آسک، آپ کی ٹیچرز آلسو کین پارٹیسپیٹ۔ جی Anything that comes into your mind, you want to please ask us. Sufyan. Yumina is going to arrange mic. Yumi, Yumi, can you arrange a mic, please? بلوچ انٹرنیٹ آرگنائزیشن، یہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا تھا لیاری میں کیا ہوتا تھا؟ بلوچ بی ایس او کی بات ہے۔ ہاں بلوچ اسٹوڈنٹ۔ اچھا بیٹا، بی ایس او جو ہے ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تھی، اور یہ بہت ہی ہمارے لیے ایز اے بلوچوں کے لیے بڑی بات تھی کہ یہ پاکستان کی واحد اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تھی جو کہ بہت زیادہ منظم تھی، اور یہ باقاعدہ اپنے لوگوں کو فکری نشستیں کرواتی تھی، انہیں سیاسی حوالے سے اپڈیٹ کرتی تھی۔ اور اس بی ایس او جو کہ ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تھی، اس نے اتنے بڑے بڑے بلوچستان کو اور کراچی کو بلوچ لیڈر دیے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت آرگنائزیشن تھی، اس کو ہمارا ابھی 73 ہو چکا ہے۔ یہ آرگنائزیشن کب اڈاپٹ ہوا؟ مطلب لیاری کے گیم بہت سے پہلے؟ جی بیٹا، یہ تو 80s میں آئی تھی آرگنائزیشن، یہ بی ایس او 80s میں بنی تھی، اور اس کے بعد جو ہے بی ایس او کے آپس کے، کیونکہ یہ بلوچستان بیسڈ آرگنائزیشن تھی، لیکن کیونکہ کراچی میں بلوچوں کی بہت بڑی تعداد بستی ہے، تو بہت سے کراچی کے بلوچوں نے بھی اپنے کالجز وغیرہ میں، یونیورسٹیز میں اس کی یونٹس قائم کیے اسٹوڈنٹس کی ہیلپ کے لیے، لیکن پھر ان کے آپسی اختلافات ہو گئے، یہ گروپ 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہو گیا، پھر 2 کے بعد اب یہ 4 میں ہو گیا ہے۔ لیکن یہ جو نسل تھی، یہ جو لوگ تھے بیٹا، ان کا سیاسی شعور ابھی بھی میں آپ سے کہتا ہوں کہ بہت ہائی ہے۔ بی ایس او کا جو ایک چیئرمین ہوتا تھا، وہ لینن اور مارکس کی 40 جلدوں کی کتابیں اس میں پوری پڑھی ہوئی ہوتی تھی، تو آپ اندازہ کر لیجیے اس کا سیاسی شعور کتنا ہوگا۔ سر آپ نے جو بولا کہ جو لیاری ایسا پہلے تھا کہ مطلب بہت اچھے یہاں پہ لوگ رہتے، تو ایسا اب ماحول ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ مطلب ماحول ابھی بھی ایسا ہے بیٹا، ہمارے لیاری میں ابھی بھی بہت اچھے لوگ رہتے ہیں، بہت قابل لوگ رہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ رمضان صاحب جیسی شخصیت کا ہمارے لیاری میں ہونا ہمارے لیے ایک بلیسنگ ہے، نادر شاہ عادل کا ہونا ہمارے لیے ایک بلیسنگ ہے۔ یہ بہت بڑے لوگ ہیں میری جان، بہت بڑے لوگ ہیں، اور لیاری نے ہر دور میں
बड़े लोग पैदा किए हैं और आगे भी पैदा करता रहेगा। अभी आप छोटे हैं, आप जवान होंगे, आप देखेंगे कितने लोग आपके सामने आएंगे। आपके उमैर रज़ा को कम समझते हैं? इसने किस उम्र में अपनी पहली किताब लिखी? आपको अंदाजा है? उमैर स्टूडेंट थे, इन्होंने लिखना शुरू किया। उमैर स्टूडेंट थे, इन्होंने बोलना माइक पे शुरू किया। आप लोग इंस्पिरेशन लेते हैं, मुझे पता है, आप अपने सर से लेते हैं, तो ये ही तो लियारी है। अभी आप देखें, अभी कितने और चेहरे आपके सामने आएंगे आगे। Anyone else? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पहले कोई ऐसे प्रोग्राम होते थे जो डिफरेंट बैकग्राउंड से डाइवर्स मतलब कल्चर के लोग, रिलीजियस के लोगों को इकट्ठा करे लियारी में, कोई ऐसे प्रोग्राम्स होते थे पहले? जी बेटा, लियारी में बिल्कुल होते थे पहले ऐसे प्रोग्राम। लियारी में मैंने कहा ना कि हमारा रिलीजियस कल्चर हो, हमारी डाइवर्सिटी तो लियारी की खूबसूरती थी। लियारी में एक बहुत बड़ी तादाद में हमारे हिंदू भाई बहन रहते हैं, हमारी हिंदू कम्युनिटी बरादरी रहती है। लियारी में क्रिश्चियन बरादरी रहती है, पारसी लोग रहते हैं, और ये सब बहुत मिलजुल के रहा करते थे। और कभी रासों का प्रोग्राम होता था, डांडिया चलते थे, कभी लेवा होता था, कभी क्या होता था, और बहुत अच्छे अच्छे इवेंट हुआ करते थे। लेकिन बीच का जो फेज़ एक आया, जो तारीख दौर एक आया, उसने बहुत सारे मामला को उलट कर रख दिया। लेकिन अब हम देखते हैं, जैसे ही वो फेज़ ख़त्म होता है तो लियारी से हानी बलूच की किताब, उमैर रज़ा की किताब, वहीद नूर की किताब, रमज़ान बलूच की किताब, और फिल्म मेकर्स उनकी फिल्में और मौसीकारों के गाने अचानक कोई सी पहले साल में ऑपरेशन के बाद नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो ये इम्पैक्ट है लियारी का। लियारी वालों को आप खुला माहौल दें, लियारी वालों को आप छोड़ें, तो आपको किसी भी शोबे में लियारी वाले कम नहीं नजर आएंगे, पीछे नहीं नजर आएंगे। और इसी तरह अक़लियतों के हवाले से भी लियारी वाले बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और मिलजुल के रहने को तरजीह देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप कह रहे हैं ना कि लियारी एक डाइवर्सिटी के लिए मशहूर था या था भी, तो कल्चर वाइज तो फिर लियारी में ये क्या वजह बनी कि इसमें टेररिज्म का स्टार्ट, ये कहाँ से हुआ, किस तरीके से टेररिज्म स्टार्ट हुआ? बेटा, लियारी की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो लियारी में गुंडागर्दी बहुत शुरू से रही है, गुंडागर्दी रही है, टेररिज्म का नाम नहीं ले रहा हूँ मैं। मसलन सिनेमास में अगर बलोच को लेने के लिए सिनेमा में टिकटें होती हैं, बिकती हैं, लाइन लगती है, नौजवान आते थे, तो लियारी के लोगों को लड़िया जाता था नौकरी के लिए कि डंडा मारना है, उनको सीधा करना है, तरीके से जाएं, अपनी कुर्सी पे बैठें। तो बहादुर भी होते थे, बदौर से ये निकले हुए होते थे, तो आंखें फाड़ के देखने वाले। लियारी में मंशियात फरोश होते थे, कालानाथ जैसे लोग भी होते थे, मगर ये टेरर की अलामत नहीं थे। ये वो लोग थे, इनका ऐब मंशियात फरोशी था, लेकिन ये अपने लोगों के काम आते थे। इनके होते हुए लियारी में कभी कोई डकैती नहीं लगती थी, लियारी में स्नैचिंग नहीं होती थी, माओ बहनों की इज्जत और गैरत महफूज होती थी। लेकिन फिर एक वक्त आया जिसका मैं कहाँ से शुरू हुआ, तो मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कहाँ से शुरू हुआ। लियारी में टेरर की बुनियाद मजीद स्पीड के नाम से एक बंदे ने रखी, वही टेरर है जो उसके बाद से चलता हुआ अब तक आ रहा है। इससे पहले लियारी में टेरर नहीं था। जी बेटा, हाँ सही बात है, क्योंकि लियारी है, अच्छे लोग पैदा होते हैं, बुरे लोग भी पैदा होते हैं। जो फिरौन के यहाँ मूसा पैदा हुआ था ना, हाँ, तो इसी तरह लियारी में भी बुरे लोग पैदा हो गए। एक बात पूछी थी सचिन ने कि डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर ये हमेशा रहा है, तो हम उसको दोबारा रिवाइव किस तरह कर सकते हैं? क्या ऐसे नहीं कर सकते, या नहीं किसी प्लेटफॉर्म पे काम हो रहा होगा? कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है इस वक्त मौजूद जहाँ पर ये काम हो रहा हो ऑलरेडी? अगर नहीं है तो क्या हम स्टार्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते सर? आप क्यों इंतजार करते हैं किसी प्लेटफॉर्म का? ये आपका प्लेटफॉर्म है। मैं आप कहता हूँ अभी भी कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे इदारे काम करते हैं। तो मेहरगर वाले जो प्रोग्राम करते हैं वो कम्युनिटी बेस्ड लोगों को बुलाते हैं,
اور دوسرے مطلب ہولی کے تہواروں میں یا دوسرے کرسمس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے معززین جاتے ہیں ان کے پاس لیاری والے، لیکن باقاعدہ میں کہتا ہوں ان کو ہمیں پہلے کی طرح دوبارہ آن کر کے ان کے ساتھ ان کی رسم و رواج، شادی بیاہ، تہواروں میں، ہمارے تہواروں میں ان کو بلایا جائے، ان کے تہواروں میں ہم جائیں، ان کے ساتھ ملیں بیٹھیں، اور کسی پلیٹ فارم کی اس کے لیے ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے صرف دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں لیکن ایک شخص یا کچھ لوگ افراد ہونے چاہیے جو سب کو جی ہاں کریں۔ بالکل کریں گے، ہماری کوشش ہے کہ ہم یہی کریں۔ میری تو ذاتی طور پہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں اقلیتوں کو اور دوسرے لوگوں زبانیں صرف لیاری بلوچ کا تو نہیں ہے نا یار، لیاری میں بہت لوگ رہتے ہیں، لیاری ایک کمیونٹی کا لیاری نہیں ہے، لیاری کی یہی تو خوبصورتی ہے، اور نہ صرف بلوچ کمیونٹی کے حوالے، یہ کمیونٹی مطلب اقلیتی لوگوں کے حوالے سے بھی لیاری ایک جنت جیسا علاقہ ہے کہ لیاری میں تفریق بھید بھاؤ نہیں ہوتا لیاری کے لوگوں میں۔ اس پر اس پلیٹ فارم پر کسی ادارے کا کوئی ٹیگ نہ ہو، نہیں کوئی ٹیگ نہیں ہونا بھی نہیں چاہیے، کوئی ٹیگ نہیں ہو، ٹیگ صرف انسانیت کا ہونا چاہیے۔ جی بیٹا، اینی ادر کوسچن؟ کوئی کامنٹ، کوئی بات آپ کو بتانی ہو جو آپ فیل کر رہے ہیں وہ بتائیں۔ لیاری کا نام لیاری کیوں رکھا گیا؟ لیاری کا نام لیاری کیوں رکھا گیا؟ لیاری ندی تھی ایک، لیاری ندی کے پاس جو ہے کچھ پودے نکلتے تھے، اس کو لیار کہتے تھے، لئی نکلتی تھی جن سے، یہ اسی کی نسبت سے اس کو لیاری کا نام دیا گیا۔ اور سر لیاری میں سب سے پہلا گنگوار کون نکلا لیاری سے؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ لیاری میں مطلب بدماش تو ہوتے تھے، گنڈے تو ہوتے تھے، منشیات فروش تو ہوتے تھے، لیکن یہ جو ٹیرر کی علامت تھی یہ آپ 90s سے نکلائیں گے، 90s۔ یہ کوئی ایسا نام نہیں ہے بیٹا، اس کو ریپیٹ مت کریں، اچھے لوگوں کے ناموں کو ریپیٹ کریں۔ سر مجھے نہیں پتا کہ یہ بات سچ ہے کہ جھوٹ ہے، لیکن جو میں نے سنا ہے نا کہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا تھا کہ پورا شہر بند ہوا تھا اور خالی لیاری ہی کھلا تھا۔ بالکل بیٹا، وہ یہ ہوا تھا کہ سندھ کی ایک دوسری جماعت تھی، سب سے بڑی پہلی جماعت سندھ میں ہمیشہ پیپلز پارٹی رہی ہے، ہماری بدقسمتی ہے یا خوش قسمتی ہے، اور دوسری ایک جماعت تھی، اس کا نام تھا متحدہ قومی موومنٹ۔ 88 میں جب پیپلز پارٹی نے گورنمنٹ بنائی تو انہوں نے بے نظیر صاحبہ کے ساتھ الطاف حسین صاحب نے مل کر کے انہوں نے ایک اتحاد کیا سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے، لیکن ان کا اتحاد چلا نہیں، وہ 6-7-8 مہینے کے بعد ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد MQM نے جو ہے کراچی میں ایکسرسائز کر کے گورنمنٹ کو کمزور کرنے کی کوشش کی، ایک ہفتے میں 2-3 دن ہڑتالیں کراتے تھے وہ کراچی میں، کیونکہ کراچی پاکستان کو سب سے زیادہ ریونیو دینے والا شہر ہے، کراچی ایک دن بند ہو تو پاکستان کو کھربوں کا نقصان ہوتا ہے، تو یہ انہوں نے استعمال کیا ٹیکٹس کہ سندھ گورنمنٹ کو پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے، ہڑتالیں کی جائیں، آئے دن شہر کو بند کرایا جائے، لیکن پورا کراچی جیسے آپ نے کہا واقعی بند ہوتا تھا، ان کو بڑے مؤثر پاور ہوتے تھے کراچی میں، لیکن لیاری بند نہیں ہوتا تھا، وہاں کے اپنے ان کے اپنے لوگ بھی آتے تھے ہمارے یہاں لیاری میں اپنا سامان سودا سلف وغیرہ لینے کے لیے، یہ تھی لیاری کی خوبصورتی۔ لیکن کوئی ایسا دور آیا کہ کراچی اوپن تھا تو لیاری بند تھا، بالکل یہ دور بھی آیا، یہ بھی ایک دور آیا، لیکن گزر گیا، رات کڑی تھی مگر گزر گئی۔ سر اگر ہم کسی کو بتاتے ہیں کہ ہم لیاری سے ہیں، ہم پراؤڈ ہو کے بتاتے ہیں کہ ہم لیاری سے ہیں، لیکن سامنے والا بھی بولتا ہے کہ نہیں یہ تو بہت ڈینجرس جگہ ہے اور ہمیں تو یہاں آنے سے ڈر لگتا ہے، تو وہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ ہماری نیگیٹو باتوں، لیاری کی نیگیٹو باتوں کو کیوں دیکھتے ہیں، پازیٹیو باتوں کو کیوں نہیں سوچتے؟ بیٹا بالکل آپ کو فخر سے بتانا چاہیے، جیسے میں نے آپ کو بھی پہلے بھی بتایا کہ آپ کا لیاری بہت زرخیز ذہن لوگوں کا لیاری ہے، وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، انہیں میڈیا نے جو دکھایا انہوں نے اسی کو سچ سمجھ لیا، ان کو میڈیا نے صرف اور صرف لیاری میں خون، ہنگامے، گولیاں، دم دھماکے، فائرنگ، گینگ وار اور منشیات دکھایا، انہوں نے لیاری کا ادب نہیں دکھایا، لیاری کے فنکار نہیں دکھائے، لیاری کے سیاسی شعور نہیں دکھایا، تو لوگوں کے ذہن جو ہے کھل نہیں سکے لیاری کے حوالے سے، اور یہی کام ہم نے بھی کرنا ہے اور آپ نے بھی آگے جا کے کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ لیاری کا روشن چہرہ یہ لوگ ہیں، وہ نہیں ہے جن کا آپ ذکر کرتے ہیں۔ Yes, we are the ambassadors of change.
You are. This change will we all बिल्कुल are. बिल्कुल And this change will come into their minds. सर मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि जो पहले का लियारी था उसके अंदर जो बिजनेस एंड इकोनॉमी थी, हाई सबसे ज्यादा क्या था उसके अंदर? क्या क्या था? हाई रेट पर बिजनेस कौन सा था? हाँ लियारी, मैंने कहा लियारी वैसे तो एज अ बिजनेस के हवाले से आप देखें तो लियारी का अपना कोई खास बिजनेस नहीं था ऐसा। लियारी मजदूरों और मेहनत कशों की बस्ती थी। लियारी के लोग निकलते थे सुबह अपने घरों से मजदूरी के लिए और दूसरे काम के लिए। एज सच कोई लियारी का अपना बिजनेस नहीं था। लोगों के बिजनेस लियारी में थे, लोगों के गोदाम वेयर हाउसेस, क्योंकि पोर्ट के ये करीब था तो मजदूर सारे लियारी के हुआ करते। Fishermen, फिशरमैन थे, बिल्कुल थे, वहाँ फिशिंग का था, बिल्कुल बिल्कुल। economy में बहुत जी हाँ बिल्कुल। अभी भी है fishermen already exciting. सराफा बाजार है, सराफा बाजार है, सोने की मार्केट की सामान मार्केट की सबसे बड़ी मार्केट तो नहीं है, लेकिन एक जमाने में सबसे बड़ी मार्केट है, बिल्कुल। मगर वो डाउनटाउन में आ जाता है ना। सर आपने ये तो बताया कि लियारी बंद नहीं होता था, तो लियारी सिर्फ क्यों बंद होता? लियारी तो कराची का ही पार्ट है। क्योंकि लियारी उस वक्त पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करता था और ये स्ट्राइक पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के खिलाफ हुआ करती थी, तो लियारी वालों की समझा हुकूमत हुआ करती थी, इसलिए लियारी बंद नहीं होता था। और लियारी में वो कल्चर नहीं था जो कि उनके इलाकों में था कि ज़बरदस्ती बदतमीजी के ज़रिए, गुंडागर्दी के ज़रिए दुकानें बंद कराई जाएँ। उस ज़माने में लियारी में ये नहीं होता था। सर ये जो बुरा दौर आया था लियारी पे, वो खत्म कैसे हुआ? मतलब रोका किसने? बेटा जिस तरीके से वो दौर पैदा हुआ उसी तरीके से उसको ख़त्म भी कर दिया गया। पैदा करने वाले भी थे वही थे, ख़त्म करने वाले भी वही थे, लेकिन हम सब इस्तेमाल हुए लियारी वाले उसमें। इसमें भारत हमारी सिक्योरिटी एजेंसी का कारनामा कहते हैं आप, एक भरपूर ऑपरेशन हुआ और लियारी से इनका सफाया किया गया और लोगों को दोबारा नॉर्मलाइज जिंदगी की तरफ लाया गया। Yes, please, anyone else? Golden chance. Gain your knowledge. जी कोई बात करना चाह रहा है, किसी ने कुछ पूछना है? Any comment? Yes, Varda. लियारी की पॉपुलेशन का भी एग्जैक्ट फिगर तो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि पुरानी पॉपुलेशन के हवाले से और आज के अगर फिगर के हवाले में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। बहुत बड़ी आबादी लियारी से मूव कर गई है और उससे भी ज़्यादा बड़ी आबादी लियारी में नहीं आई है। तो अभी सेंसस होगा तो हम एक्यूरेट फिगर आपको दे सकेंगे। इस वक्त कुछ कहना मेरे ख्याल में तुक्केबाजी के अलावा कुछ नहीं होगा मेरे। 10 लाख से कम होगी या ज़्यादा? 10 से तो ज़्यादा है सर, 10 से तो ज़्यादा है। मिनिमम 10 लाख से देख सकते हैं। मगर आप ये देखेंगे 1700-1800 एकड़ का ये लियारी है, हर लियारी में एक पीएचडी आपको जरूर मिलेगा एकड़ में। हमारे इस छोटे से 17 एकड़ लियारी में 17 पीएचडी हैं सर, 17 पीएचडी लोग हैं। ये मैं आपको बताऊं पूरे भारत में आपको नहीं मिलेगा। पीएचडी 17 पीएचडी इन लियारी, फ्रॉम लियारी। ये है रोशन चेहरा लियारी का। तो बेटा पॉपुलेशन का तो अंदाजा नहीं है, लेकिन यू कैन राइट इन द फैक्ट्स के देयर आर 17 PhDs फ्रॉम देयर। यस देयर आर। छोटे से लियारी में 17 आप ये अंदाजा लगाएं। 17 ये कहते हैं ना, मतलब हुआ वगैरह में इससे पहले मतलब लियारी में मोहब्बत का जुनून था, मतलब लोगों के लिए एहसास था, लोगों की खुशी और गम में शरीक होते थे। मतलब उस वक्त एक अच्छा सा माहौल था लियारी में। तो मतलब क्या ये मतलब
जब हालात खराब हुए तो उसके बाद भी लियारी ऐसा ही था या कुछ और हुआ? मैं समझा नहीं, लियारी के हालात खराब हो गए तो फिर उसके बाद एक ऑपरेशन हुआ, लियारी के हालात को बेहतर मतलब किया ये गया। पहले हुए थे क्या वो दोबारा वही हुए? नहीं, अगर हमने होने नहीं देंगे, आप कोई करने की कोशिश भी करेगा तो हम उसकी तदारक करेंगे, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को अब समझने लग गए। अब हम ऐसा कभी भी आने नहीं देंगे माहौल दोबारा लियारी में, और आपके साथ मिल करके मैं करूँगा, आप करेंगे। अब हम इन कुवतों को लियारी में बिल्कुल जगह नहीं देंगे। अच्छा सर, ये बताइए कि अब चूंकि ये बच्चे ये कुछ करना चाहते हैं, यही तो फ्यूचर है, जी। कल को इन्हीं को स्टेज संभालना है, इन्हीं को हमारा एम्बेसडर बनना है, इन्हीं को वो जंग लड़ना है जो हम जंग लड़ चुके थे। तो इनको, आपको क्या लगता है कि इनको ऐसा क्या करना चाहिए? एक तो तालीम हासिल करनी चाहिए, उसके अलावा देयर इज नो अदर वे। लेकिन जो बाकी फील्ड्स हैं, जैसे आप एक शायर हैं, तो जब आप बाहर जाते हैं तो यकीनन आप कंट्रीब्यूट करते होंगे, तो आपको जब लोग पूछते होंगे आपका ताल्लुक, आपकी ज़ात, तो आप बताते होंगे, तो फिर वो यानी अचंभे से देखते होंगे क्या बात है, वही तो आप बताइए, आप और उर्दू शायरी इस तरह। तो इन फील्ड्स में मेरे ये बच्चे हैं जो बॉयज़ हैं, इनमें फुटबॉल का क्रेज़ बहुत है, क्रिकेट का क्रेज़ बहुत है। कल हमने हुसैन शाह पर बनी एक मूवी देखी, इतना बड़ा आदमी है, देखें लियारी का हुसैन शाह, जिसने जो है पाकिस्तान को जो ओलंपिक गेम्स तक लेकर गया जी। आप देखिए कि हुसैन शाह को ये मीडिया दिखाता है, कभी भी नहीं दिखाता, लेकिन बाबा लाडला को जरूर दिखाता है। तो ये एक अफसोस की बात है। तो सर आप क्या समझते हैं कि ये बच्चे, इनको ये जंग किस तरह लड़नी चाहिए? बेटा आपके पास देखें, आप बहुत खुशनसीब हो कि आप इतने बेहतरीन एक इंस्टीट्यूट में बैठे हुए हैं और इतने काबिल असातिज़ा आप लोगों के पास है जो आप लोगों की रहनुमाई करते हैं, जो शायद हमें दस्तयाब नहीं थे। आप लोगों के पास वो सारे वसाइल हैं जो शायद हमारे पास नहीं थे। आप लोग, जैसे कि मेरे भाई ने कहा कि सबसे पहली चीज़ और मेन चीज़ आपका फोकस स्टडी होनी चाहिए, तालीम होनी चाहिए। लेकिन तालीम आपको ज़हनी तौर पे, शऊरी तौर पे आपको कुछ आपको अपडेट तो ज़रूर करेगा, लेकिन मेन चीज़ है आपकी विल। When there is will, there is way। वो वे जो है, तालीम हासिल करने के बाद ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, फौजी बने, जज बने, नहीं। आप कोई भी आप काम कर सकते हैं। आप मतलब, मेरी एक भांजी है, उसका नाम है मोना, वो पिथम में उन्होंने कोर्स किया शेफ़ का, वो आज पाकिस्तान कराची के 5 स्टार होटल में शेफ़ है, खाना बनाते हैं, जो शेफ़ होते हैं ना, खाना सिखाते हैं बनाना, तो वो शेफ़ है। मेरा भांजा है अरमान, उसका नाम है, आर्ट्स काउंसिल में वो डायरेक्टर है। वो क्यों डायरेक्टर है? क्योंकि उसके अंदर तालीम के साथ साथ दूसरी एक स्किल भी है। वो मौसीकी के हवाले से भी जानता है, वो मैनेजमेंट भी जानता है, वो आईटी को जानता है, तो इसीलिए उसने अपने लिए एक मकाम बना लिया। इस तरह आपको कई मिसालें मिलेंगी, कितने सारे शोबे हैं बेटा, बहुत सारे, मौसीकी है, अदब है, फनून है, पेंटिंग है, मतलब इसके अलावा अपने एजुकेशन को लेकर के भी आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से अपने आप को मुकम्मल अपडेट रखने की कोशिश करें, क्योंकि आगे का दौर जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। इस चीज़ में आपने पीछे नहीं रहना। जी, तो सर हम इख्तिताम पर हैं, तो अगर कोई कमेंट, कोई बात, कोई सवाल अगर किसी के पास है। जी नासिर। सर, ये मोहम्मद बिन कासिम जो थे, वो मतलब कब आया और उन्होंने क्या ऐसा किया जो उनका मतलब आज भी नाम हो? बेटा मोहम्मद बिन कासिम जो है, उन्होंने हमले किए हैं हमारे इस खत्ते पे, वो हमलावर लोग होते थे, हमने उनको अपना हीरो बनाए हुए हैं। हमें जो है बहुत सारी बातें आपको किताबों में उस ज़माने में डाली गई, जो आप शायद खुद वही लोग कहते हैं कि नए बच्चों को नहीं पढ़ानी चाहिए। हमारे हीरो दूसरे लोग थे, ये हमारे हीरो नहीं थे। इन्हें ज़बरदस्ती एक इस्लाम है तो इस्लामी टच देने के लिए इनको हमारा हीरो बनाया गया। ये बाहर के लोग थे, इनका हमारे से कोई वास्ता नहीं, ये लूटने आए थे बेटा पाकिस्तान को, इस खत्ते को, जो तो पाकिस्तान नहीं था। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम का इस पूरे टॉपिक से क्या लेना है? ठीक है, सवाल था, ज़हन में आ गया, ठीक है, फाइन। अब क्लियर हुआ? पीएचडी। जी, एनी अदर क्वेश्चन, कोई बात, कोई कमेंट? तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, आप अपने थीम के फैक्ट्स की कॉपी में लिखेंगे कि वेडनेसडे को जो वाउ टॉक था, उसमें जो गेस्ट थे वो थे वहीद नूर साहब। यानी कुछ बच्चे अभी भी लिखे आए।
تو وہی تو صاحب پیشے سے تو لائر ہیں لیکن پیشن سے کیا ہیں؟ پوئٹ. تو ان کی کتاب جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے اور اس وقت ان کے ہاتھ میں یس سکوت بول پڑا. سکوت کہتے ہیں خاموشی. سکوت بول پڑا یہ شاعری کی کلیکشن ہے اور بہترین یعنی ونڈر سر کوئی پڑھ کے بتائیں گے یا نہیں لیکن یہ کہ بہترین کتاب مجھ سے زیادہ آپ اچھا پڑھتے ہیں. سر ایک پوئٹری ہو جائے. ایک پوئٹری سر کی اپنی زبانی ہوگی تو ہو جاتا ہے سر. کوئی ایک نہیں آپ کوئی جی اچھا ایک کوشچن. ہاں سر یہ کتاب لکھنے کا تو مطلب ذہن میں ایسا خیال کیسے آیا کہ آپ نے کتاب جب لکھی یاری کا کوئی خیال نہیں آتا بیٹا یہ ہو جاتا ہے. ہم نے شاعری کی ہے ہم نے اپنے خیال لکھے ہیں پھر لوگوں نے کہا کہ تو اب کتاب چھپوا. جی در امکان کا کوئی کھولو اب آگے کی بات کرو. در امکان کا کوئی کھولو اب آگے کی بات کرو. ماضی کے قصوں کو چھوڑو اب آگے کی بات کرو. کا نام ہم نہیں سنا آپ کے منہ سے ان لوگوں کا نام. اب ہم نے آگے کی طرف فوکس کرنا ہے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. در امکان کا کوئی کھولو اب آگے کی بات کرو. ماضی کے قصوں کو چھوڑو اب آگے کی بات کرو. جنگل دلدل بند گلی سے راہ کوئی تو نکلے گی. جنگل دلدل بند گلی سے راہ کوئی تو نکلے گی. رستوں کو راہوں کو کھوجو اب آگے کی بات کرو. کیا الجھن ہے یہ معلوم ہے کب سے سنتے آئے. کیا الجھن ہے یہ معلوم ہے کب سے سنتے آئے ہیں. کوئی سلجھن ہے تو بولو اب آگے کی بات کرو. کیا الجھن ہے یہ معلوم ہے کب سے سنتے آئے ہیں. کوئی سلجھن ہے تو بولو اب آگے کی بات کرو. لمحے گنتے گنتے ساری عمر بتا دی ہے ہم نے. لمحے گنتے گنتے ساری عمر بتا دی ہے ہم نے. وقت بچا ہے کتنا دیکھو اب آگے کی بات کرو. تم سے پہلے سب غافل تھے تم غافل نہ ہو جانا. تم سے پہلے سب غافل تھے تم غافل نہ ہو جانا. اب پہیا تاریخ کا موڑو اب آگے کی بات کرو. اب پہیا تاریخ کا موڑو اب آگے کی بات کرو. در امکان کا کوئی کھولو اب آگے کی بات کرو. کیا بات ہے کیا بات. سر کراچی لٹریچر فیسٹیول جیسے پلیٹ فارمز پہ سر سندھ لٹریچر جیسے پلیٹ فارمز پہ یعنی اگر جہاں مشاعرہ ہو اور وہی دو صاحب نہ ہو وہ اسٹیج ادھورا ہے. تو یہ بہت بڑے نام ہیں. یہ بھی آپ لوگوں کی محبت ہے کہ کراچی میں کیا لاہور میں اسلام آباد میں کوئٹہ میں حیدرآباد میں کہیں بھی کوئی بڑا فیسٹیول ہوتا ہے تو میں لہری کی نمائندگی کرتا ہوں. بڑے فخر سے کرتا ہوں اور وہ لوگ بھی مجھے عزت دیتے ہیں بہت زیادہ کہ مجھے. تو بیٹا ریکلیمنگ دا گلوریس پاسٹ آف لیاری میں یہ موجود لوگ یہ بڑے بڑے پلیٹ فارمز پہ جا کے وہ گلوریس پاسٹ کو ریکلیم کرنے کی ہی جدوجہد ہے. یہی وہ بات ہے یہی وہ کام ہے جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے. تو میرے جو فٹ بالرز بچے ہیں میرے جو آرٹسٹ بچے ہیں جو کرکٹر ہیں جو باکسر ہیں تو جب آپ کسی جو سنگر ہیں تو آپ جب کسی پلیٹ فارم پہ جاتے ہیں اور جب مائک آپ کے سامنے آئے اور آپ سے پوچھا جائے اپنے بارے میں بتائیں تو آپ فخر سے کہیں کہ مائی نیم از خان آئی ایم ناٹ اے ٹیررسٹ. یعنی آپ بتائیں کہ آپ کس سرزمین سے ہیں آپ لیاری سے ہیں. بالکل سامنے سے اگر آپ کو جو بھی تو طرح جو بھی وہ شخص ہوگا کہے گا ہولڈ یور ہورسز ان کو جواب آپ کا کام دے آپ کی زبان نہ دے. تو یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے. اور روزو صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.
जो प्यारे बच्चों के साथ बैठ के मुझे हमेशा अच्छा लगता है, क्योंकि यही हमारा मुस्तकबिल है, इन्हीं से हमने आगे सीखना है। मैं तो खुद इन्हीं से सीखता हूँ। बहुत शुक्रिया। और मेरी किताब में वहीदुल साहब को जब मैंने यानी पब्लिश होने से पहले मैंने वो कॉपी उनको दी जन्नत, जब मैंने इनको वो कॉपी दी कि सर ये मेरी किताब है, जरा आप देख लें, तो सर ने मेरी किताब के लिए एक मजमून लिखा जिसका टाइटल मुझे आज भी बहुत पसंद है। उसका टाइटल था शटरिंग द ब्लैक नाइट, शटरिंग द ब्लैक। क्योंकि वो नया वक्त था जब गैंग वार खत्म हुआ था, उमर का भी मौजूद वही था, हमारा भी वही था, हम सब डसे हुए लोग थे, तो मुझे बड़ी खुशी भी थी उमर की किताब को देखकर। तो जब भी आज मैं उसको पढ़ता हूँ तो मैं मोटिवेट होता हूँ। टाइटल इज सो लवली, शटरिंग द ब्लैक नाइट, सो वी हैव ऑल हैव टू शटर, shut up. We not should say And we will. Gang war. And we will. Thank you so much. Thank you so much. Thank you all. Thank you all. Thank you all. You can proceed to your class, please, sir. बहुत शुक्रिया जनाब आपका भी। Settle down, we will have a group picture.